हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने उसमें पढ़ा था कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम और डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी अर्थमेटिक के बारे में पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो बाइनरी अर्थमेटिक के साथ। तो बाइनरी अर्थमेटिक बेसिकली क्या रहता है? आफ्टर कन्वर्जन डाटा इनटू बाइनरी इक्विवेलेंट कंप्यूटर प्रोसेस, द डाटा with the help of various arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division, just like the decimal number system. बाइनरी अर्थमेटिक बेसिकली क्या सिस्टम है? उसके अंदर बेसिक जो इन्होंने 4 फंक्शन दिए हुए हैं उसके, एक है बाइनरी एडिशन, दूसरा है बाइनरी सब्सट्रैक्शन, तीसरा है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और चौथा है बाइनरी डिवीज़न। तो अभी हम देखते हैं बाइनरी एडिशन क्या होता है। बाइनरी एडिशन इज़ वेरी मच सिमिलर टू द डेसिमल एडिशन। जिस तरह से हम डेसिमल एडिशन करते हैं वही सेम प्रोसेस रहता है उसका। इट इन्वॉल्व्स ओनली 4 पॉसिबल एडिशन ऑफ बिट्स एज शोन हियर। मैं आपको बता देता हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप देखिए, जैसे 4 पॉसिबिलिटीज़ बेसिकली क्या रहती हैं इसमें। 0 + 0 इक्वल्स टू 0, देखो आपको शो हो रहा है। 0 + 1 इक्वल्स टू 1, 1 + 0 इक्वल्स टू 1 एंड 1 + 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो, इसमें आपने 4 पॉसिबिलिटी हैं बाइनरी एडिशन में। इसमें बेसिकली अगर आपको ये चीज़ क्लियर करनी है तो इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बाइनरी एडिशन में क्या रिज़ल्ट रहता है 0 1 का, मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है, सब्सट्रैक्शन में क्या रहता है और डिवीज़न में क्या रहता है। ठीक है, तो वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा सिंपल तरीका। बाकी अभी हम देखते हैं। तो बाइनरी एडिशन में अगर आप 0 में 0 ऐड करोगे तो जाहिर सी बात है 0 ही आएगा। अब अगर 0 में 1 ऐड करते हैं तो 1 आता है, और 1 में अगर 0 ऐड करेंगे तो भी 1 ही आएगा, और 1 में अगर 1 ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट 0 आएगा, लेकिन कैरी फॉरवर्ड जो रहेगा वो 1 रहेगा। इस बात को याद रखना है बाइनरी एडिशन में कि 1 + 1 इक्वल्स टू रिज़ल्ट आ गया 0, लेकिन कैरी फॉरवर्ड क्या है 1। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। देखो, जैसे आपको यहाँ पर 2 एग्जांपल हमने दिए हुए हैं। तो एक है 1001 + 1111। तो ये हम देखते हैं एक बार कि कैसे होता है। एग्जांपल 2 मैं आपसे बाद में पूछूंगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो अब जैसे हम लिखते हैं 1001, इसको हम जो लिखेंगे टेबल के अंदर, इसको बेसिकली चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्सट्रैक्शन हो, हम इसको जो परफॉर्म करेंगे वो एक टेबल फॉर्मेट में करेंगे। टेबल फॉर्मेट में करते हैं, बहुत इजी रहता है हमारे लिए। तो जैसे हमने इसको हम लिखेंगे लेफ़्ट टू राइट 1001, उसके नीचे आ गया 1111। अब देखो हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले हम राइट वाले डिजिट से लेंगे, वो आ गई 1 और 1। तो 1 1 क्या होता है 0, लेकिन कैरी फॉरवर्ड क्या हो गया 1। अच्छा, उसके बाद आ गया 0 1। अब 0 1 जो होता है 0 + 1 तो 1 ही आता है, लेकिन हम कैरी वहाँ पे 1 लिए हुआ है तो क्या हुआ 1 हो गया। तो यानी 1 + 1 कितना हुआ 0, और कैरी फिर ऊपर 1 चला गया। फिर उसके बाद 0 + 1 इक्वल्स टू 1, लेकिन यहाँ पर भी कैरी है तो 1 + 1 इक्वल्स टू 0, यानी फिर कैरी 1 हो गया। अब 1 + 1 इक्वल्स टू 0 आ गया, कैरी 1 है तो 0 + 1 कितना हो गया 1। अब यहाँ पर भी कैरी फॉरवर्ड हमारा 1 हो गया। तो अब हमारे पास जो इसका एडिशन का जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा 111000। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप ये याद रखेंगे, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ये इसीलिए बहुत टिपिकल एग्जांपल लिया है जिससे कि आपको जो कैरी फॉरवर्ड वाला जो सीन है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो यानी कि अब इसमें हमने देखा 1001 + 1111 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 11 और 000। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं बाइनरी सब्सट्रैक्शन पे। अब देखो बाइनरी सब्सट्रैक्शन में क्या है, इसकी भी 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे प्लस में थी इसी तरह से माइनस में है, लेकिन डिफरेंट है। 0 - 0 इक्वल्स टू 0,
1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1 और 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखते हैं इसका कोई एग्जांपल है। तो अब इसकी पॉसिबिलिटी जो एडिशन वाला है उनसे डिफरेंट है। चलो अब इसमें हम देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये है 1111 को माइनस करना है 1010 से। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें। अब इसमें क्या है, हमने इसको लेफ़्ट टू राइट लिख लिया, दोनों को एक दूसरे के नीचे। अब हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है टेबल फॉर्मेट में। अब देखो 1 माइनस 0 क्या था 1। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया 1 माइनस 1। अब 1 माइनस 1 क्या होता है 0 हो गया, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। फिर उसके बाद 1 माइनस 0 क्या था 1। उसके बाद 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, यानी इसका जो आंसर आया वो आया 0101। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, उसका आपने आंसर बताना है मुझे आगे वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी सब्सट्रैक्शन। इसमें बेसिकली 0 माइनस 0 0 होता है, 1 माइनस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है और 0 माइनस 1 1 होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉसिबिलिटीज़ पे, थर्ड एडिशनल पे, जिसका नाम है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये भी 4 पॉसिबिलिटी के साथ चलेगा। इसके अंदर भी 4 पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। कैसे रहेंगी वो देखते हैं। 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, 0 इंटू 1 इक्वल्स टू 0, 1 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 एंड 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। इसमें क्या रहा, इसमें जो 3 पॉसिबिलिटी हैं ये बहुत इजी आपको याद करने में रहेगा। इसमें जो 3 पॉसिबिलिटी हैं उसका आंसर 0 ही है। 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, ये आएगा इसका। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं 1101 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11। अब देखते हैं क्या आता है इसका। अब देखो 1 से 1 मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 1 आ गया। फिर 1 से 0 मल्टीप्लाई करा क्या आया 0, बाकी किसी भी पॉसिबिलिटी में 0 ही आएगा। और 1 से 1 मल्टीप्लाई करा 1 आ गया, फिर 1 से 1 मल्टीप्लाई करा 1 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट है, फिर 1 से 1 मल्टीप्लाई करा 1 आ गया, 1 से 0 मल्टीप्लाई करा 1 से 1 मल्टीप्लाई करा, हाँ ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। 1 से 0 मल्टीप्लाई करा 0 आ गया, फिर 1 से 1 मल्टीप्लाई करा 1 आ गया, फिर 1 से 1 मल्टीप्लाई करा 1 आ गया। अब हम देखते हैं हमारा जो आंसर है वो बेसिकली क्या रहता है। अब देखो इसमें हमने 1 आ गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, फिर उसके बाद ये आया 0 इंटू 1, जिसको हम ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन वाले पोर्शन में आप 2 फार्मूले यूज़ करोगे। एक तो मल्टीप्लिकेशन वाला ही कर रहे हैं और दूसरा हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जब हम 2 नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रिज़ल्ट आता है, फिर राइट साइड पे क्रॉस करके फिर हम उसके नीचे दूसरी डिजिट जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उसके नीचे तो हम टोटली करेंगे। तो यानी मल्टीप्लिकेशन वाले फार्मूले में क्या आ गया आपका, मल्टीप्लिकेशन वाले पॉसिबिलिटीज़ तो हमने याद रखनी है, साथ में हमने एडिशन वाली भी याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे 1 का 1 ही आ गया, यहाँ पे है 0 1 0 1 का मतलब 1 आ गया, 1 0 का 1 आ गया, फिर 1 1 का 0 आ गया, एक कैरी फॉरवर्ड हो गया। एक जो कैरी फॉरवर्ड हुआ वो 1 और 1 0 आ गया, फिर एक कैरी फॉरवर्ड हो गया, वो कैरी फॉरवर्ड सीधा सीधा नीचे आ गया। यानी अब हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल के आया वो आया 1 0 0 1 1। ठीक है, तो ये आपका बाइनरी मल्टीप्लिकेशन रहा। इसमें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन की 4 पॉसिबिलिटी भी यूज़ होंगी और एडिशन की भी यूज़ होंगी। ठीक है, तभी आपका आंसर आ पाएगा। चलिए अब हम देखते हैं बाइनरी डिवीज़न। बाइनरी डिवीज़न जो है,
इसमें हमने क्या करना होता है, वही डेसिमल नंबर हैं और उनको डिवाइड बाई 2 करना है। तो अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। अब जैसे हमारे पास नंबर है 1101 को डिवाइड करना है 10 से, ठीक है। तो अब देखो 1101 को अगर हम डिवाइड करते हैं 10 से तो ये कैसे चलेगा। अब इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वैसे ही चलेगा जैसे हम बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में जब कन्वर्जन करते थे। तो 1101 बना गया, इसको डिवाइड करना है 10 से 10 से। अब देखो, अब 10 1 जा 10 हो गया, क्योंकि ऊपर 11 है, तो 10 1 जा 10, जैसा कि आप देख ही रहे हो। 10 1 जा 10 हो गया, क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया, 11 में से 10 गए 1 आ गया, ऊपर से हमने 0 ले लिया, फिर 10 में से 10 क्या आया 0 हो गया, ठीक है। फिर हमने ऊपर से 1 ले लिया, अब 1 तो यहाँ पे जाएगा नहीं, तो यहाँ पे -0 आ गया और नीचे रिमाइंडर क्या रह गया हमारा 1। तो अब हमारा जो आंसर था वो क्या रहा इसका क्वोटिएंट जो रहा वो रहा 110, ठीक है। और जो रिमाइंडर इसका रहा वो रहा 1। तो जब हम किसी डिजिट को हम उसमें क्या बोलते हैं डिवाइड करते हैं, तब ये क्या रहता है, तब उसमें क्वोटिएंट भी आता है और रिमाइंडर भी आता है, यही उसका आंसर रहता है बेसिकली, ठीक है। तो अब हम इसमें ये हमारा बेसिकली ना जो बाइनरी अर्थमेटिक है वो हमारा बस यही है। इसमें 4 ही ऑप्शन है, एक बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्सट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीज़न। ये किस तरह से हम इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर is a set of programs which provide instruction to execute a specific task. It can be classified into the following categories. कौन सी कैटेगरीज है मैं आपको बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर के अंदर 2 तरह के सॉफ्टवेयर हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली कौन से रहते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं या कोई लैंग्वेज हैं, कोई कंपाइलर हैं, इंटरप्रेटर हैं, जो मशीन लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि जो हमें मान लीजिए कोई हमें एक्शन परफॉर्म करना है तो वो यूटिलिटी वाला होगा। जैसे मान लीजिए कोई फाइल हमें विनजिप करनी है, अनजिप करनी है, तो उसके लिए हमें वो स्पेसिफिक यूटिलिटी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तभी वो चीज़ चलेगी, ठीक है। ये कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिना इनके हम आगे सिस्टम में कोई भी कंप्यूटर पे कोई भी काम नहीं कर सकते या ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे हो गए, ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई वर्ड में कोई काम करना है, कोई पावर पॉइंट कोई स्लाइड बनानी है, कोई पेंट पे कोई काम करना है, ठीक है, या स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या रहा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो 2 तरह से होती हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, लैंग्वेजेस आ गई, कंपाइलर इंटरप्रेटर आ गए और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ गए। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक अगर कोई पर्पस है उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर आ गए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ए टाइप ऑफ computer program that is designed to run a computer hardware and application programs. बेसिकली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के हिसाब से, ठीक है। इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन लाइक रीडिंग डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया कि हमने कुछ उस पर एंटर किया तो वो उसको रीड करके कंप्यूटर को समझाएगा। ट्रांसमिट प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू आउटपुट डिवाइस। बेसिकली क्या करेगा, इनपुट डिवाइस क्या कर रहा है हमारा, इनपुट डिवाइस हमने इंस्ट्रक्शन फीड किए और आउटपुट डिवाइस जो है वो हमें इंस्ट्रक्शन बता रहा है कि भाई आपने ये किया था, देखो उसका ये रिजल्ट है, ठीक है। चेकिंग सिस्टम कंपोनेंट्स एंड कन्वर्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू एज द बाइनरी नंबर विच ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड वाइस वर्सा, ठीक है। जिस प्रकार से हमने कोई भी इनपुट दिया उनको कंप्यूटर को और उसके बाद जो हमें आउटपुट मिला, तो वो जो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें हम कंप्यूटर को क्या कहना चाह रहे हैं या कंप्यूटर हमें उसका क्या रिप्लाई दे रहा है,
ठीक है। तो एज अ स्मार्ट चार्ट डिस्क्राइब द सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर को मैंने आपको बताया था 3 कैटेगरीज आ गई। तो पहला आ गया ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन से हैं। An operating software is the program that after being initially loaded into the computer by a boot program, जैसे सिस्टम आपने बटन दबाया और उसमें स्टार्ट किया लैपटॉप या आपका पीसी, और उसमें आप देखोगे कि वो कुछ बूट लोगोज स्टार्ट होते हैं कि आपको पता लगता है उसको देख के कि भी विंडोज़ आपने कौन सी इसमें इंस्टॉल की हुई है। तो बेसिकली वो क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। बिना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के हम एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते कंप्यूटर के अंदर। जैसे पुराना टाइम था उसमें डॉस चलता था, ठीक है। डॉस की वजह से आपको फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब स्टार्टिंग डॉस से हुआ था तो वो फ्लॉपी एक डिवाइस होता था, एक एक्सटर्नल डिवाइस, वो फ्लॉपी से चलता था वो, तो उसको इसलिए डिस्क बोला जाता था। चलिए खैर वो पुरानी बातें हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जैसे आपके मैं बता देता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से रहेंगे। विंडोज़ हो गया, मैकबुक हो गया, सॉरी विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, और उबंटू हो गया, और लाइनक्स हो गया। इनके डिफरेंट पर्पस हैं इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, वो भी मैं आगे आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा, बाकी आगे डिटेल में चलेगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इज़ द प्रोग्राम दैट आफ्टर बीइंग इनिशियली लोडेड इनटू द कंप्यूटर बाय ए बूट प्रोग्राम मैनेजेस ऑल द अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम इन ए कंप्यूटर सिस्टम। The operating system act as a resource manager by allocating all input storage resources to a specific program and application as and when required, जैसे भी हमें ज़रूरत हो उसके हिसाब से। तो इन्होंने ये सब पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया कि मैक ओएस हो गया, विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, ये इन्होंने दिए हुए हैं। एंड्रॉयड iOS जैसा आजकल चलता है वो हो गया। तो ये एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की। अब आता है दूसरा लैंग्वेज प्रोसेसर। अब लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, जो उसका सेकंड पार्ट है। एज मैंशन अर्लियर ए कंप्यूटर टॉक्स ए लैंग्वेज मेड अप ऑफ 0 and 1, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि सब कुछ 0 and 1 में ही होता है कंप्यूटर के लिए। एंड ऑल्सो नोन एज बाइनरी और मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज यूजिंग ए स्पेशल ट्रांसलेशन सिस्टम कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। यानी जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो चीज़ें क्लियर की थी, देखो वो आज हमारे पास अपने आप घूम के आई हुई हैं। तो अब आज हम उसको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको दोबारा कि कोई भी जब हम कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं तो वो 0 and 1 की फॉर्म में परफॉर्म होता है और मशीन लैंग्वेज में परफॉर्म होता है। लेकिन एक हमने जो भी प्रोग्राम रिटन करेंगे, हम जो भी कंप्यूटर को हम एक प्रोग्राम लिख के देंगे, अब जाहिर सी बात है हम 0 और 1 में तो नहीं लिख के दे सकते उसको, क्योंकि उसको समझ में आएगा 0 and 1, लेकिन हमें 0 and 1 में क्या समझ में आता है, हम तो अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। तो जो हमारी लैंग्वेज है वो है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर जब ट्रांसलेट होगी तब कंप्यूटर को पता लगेगा कि ये हमसे जो यूज़र है वो ये करवाना चाहता है, ठीक है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर जो है उनको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक असेंबलर और दूसरा कंपाइलर, और तीसरा इंटरप्रेटर। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो असेंबलर क्या कहता है, द असेंबलर कन्वर्ट ए प्रोग्राम रिटन इन एन असेंबली लैंग्वेज इनटू इट्स इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज। वो क्या करता है, उसको असेंबलर जो है वो कन्वर्ट करता है एक प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज से, ठीक है। दूसरा क्या करता है कंपाइलर, ए कंपाइलर कन्वर्ट ए प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। लेकिन जो कंपाइलर है वो करता है एग्जीक्यूशन से पहले, यानी कि हमने एक कोड लिखा और जब हम उसको रन करेंगे तब उससे पहले उस टाइम पे वो उसको कंपाइल करेगा, यानी कि वो उस टाइम पे कंप्यूटर को समझाएगा कि भाई यूज़र आपसे ये काम करवाना चाहता है, ठीक है। देखो डिफरेंस है तीनों में। और इंटरप्रेटर क्या होता है, एन इंटरप्रेटर ऑल्सो कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड and vice versa, but interpreter convert the program line by line, and if any error detect in any line of source code it reports it at the same time and program execution cannot resume until the error is rectified। अब देखो जो तीनों हैं, ये असेंबलर क्या कर रहा है, असेंबलर कन्वर्ट कर रहा है असेंबली लैंग्वेज में
मशीन लैंग्वेज से। कंपाइलर क्या कर रहा है, कंपाइलर भी कन्वर्ट कर रहा है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कब, बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से पहले। और इंटरप्रेटर भी एग्जीक्यूशन से पहले ही कर रहा है, लेकिन ये करता है लाइन बाय लाइन। सपोज़ करिए कि आपने 20 लाइन का एक प्रोजेक्ट बनाया है, या आपने एक सपोज़ करिए कि एक आपने 2 की टेबल बनाई है। अब वो आपका जो प्रोजेक्ट है वो 20 लाइन्स के अंदर है। अब आपसे 10वीं लाइन पे या 11वीं लाइन पे कहीं कोई एरर मैसेज आ गया, तो वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। वो उसको दिखाएगा कि नहीं, आपकी 10वीं लाइन और 11वीं लाइन में ये एरर है, जब तक आप इसको सॉर्ट आउट नहीं करोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी इंटरप्रेटर बेसिकली कह रहा है कि वो फाइंड आउट करता है कि मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में जो कंप्यूटर जो प्रोग्राम लिखा गया है वो सही भी है या नहीं, तभी वो मैं उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको बता पाऊँगा कंप्यूटर को। तो जहाँ उसे एरर दिखता है वो शो करता है, वो कहता है कि यूज़र से कि नहीं, पहले इसको रिजॉल्व करो, हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली हो गया इंटरप्रेटर। अच्छा, अब दूसरे आते हैं। तीसरा जो उसका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का तीसरा पार्ट था वो था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक ए वायरस आइडेंटिफिकेशन, जैसे नॉर्टन एंटीवायरस, क्विक हील एंटीवायरस, एवीजी एंटीवायरस, ये सब जो बेसिकली हैं ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जो जिनसे हम किसी ना किसी स्पेसिफिक कुछ हम रिमूव कर रहे हैं या हम कुछ एक्सेस कर रहे हैं वो चीज़। जैसे इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन हो गया, डाटा बैकअप हो गया, अनडिज़ायरेबल फाइल डिटेक्शन हो गया, एंड अदर मेंटेनेंस टास्क ऑल आर कैरीड आउट बाय यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो एग्जांपल हैं वो यही है कि डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, विनजिप विनरार है जैसे मैंने बताया था। तो ये बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट था सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखो क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए करेक्शन ऑफ प्रोग्राम क्रिएटेड टू डू पर्टिकुलर टास्क ओवर द ईयर। सेवरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज हैव बीन क्रिएटेड टू फुलफिल वेरियस फंक्शन। ठीक है, देयर आर 2 कैटेगरीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट। आप देखो कौन सा होता है। एक होता है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में software applications can be applied to a range of tasks. They provide their user a wide variety of benefit. Example of this, एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, PS, AI, ये बेसिकली क्या है, ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपने कोई लेटर लिखना है, आपने कोई पेंटिंग करनी है, आपने कोई टेबल बनानी है एक्सेल में, आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, तो ये बेसिकली ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। बिना इनके आप कंप्यूटर पे क्या काम करेंगे? अगर आपने कोडिंग करनी है तो वो एक अलग सॉफ्टवेयर चलेंगे उसके लिए, लेकिन ये तो बहुत बेसिक फंक्शंस हैं, ये तो बहुत बेसिक काम है। अगर कोई भी कंप्यूटर पे अब सबने तो कोडिंग करनी नहीं होती है, बहुत सारे लोग हैं जो क्लरिकल वर्क करते हैं कंप्यूटर पे। ठीक है, तो वो जो क्लरिकल वर्क करेंगे वो किस पे करेंगे? वर्ड पे करेंगे। अगर कैलकुलेशंस करनी है एक्सेल में करेंगे, कोई प्रेजेंटेशन कहीं आपने देनी है तो पावर पॉइंट में करेंगे। तो ये बेसिकली एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अच्छा, ये जनरल पर्पस हो गए। अब स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर डिजाइन्ड स्पेसिफिकली फॉर वन टास्क इज नोन एज पर्टिकुलर पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस्ड विद द नीड ऑफ ए कंपनी और ए पर्सन इन द माइंड। अब देखो, ये बेसिकली कौन सी सॉफ्टवेयर हो गए जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसकी कंपनी को ज़रूरत है कि भाई हमें ये सिस्टम चाहिए, हमें अपनी कंपनी के लिए ये प्रोजेक्ट चाहिए। तो वो कौन से होते हैं? जैसे अब मान लीजिए कोई स्कूल में है बच्चे, उनको स्कूल का अपना डाटा मैनेज करना है, तो वो का सॉफ्टवेयर उनके लिए अगर कोई भी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगे उनके लिए क्या बनाएंगे? सॉफ्टवेयर बना के देंगे, स्कूल इन्वेंट्री एंड कंट्रोल सिस्टम, या रिजर्वेशन सिस्टम, या किसी कंपनी में है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से बना दिया, या अटेंडेंस सिस्टम बना दिया ऑफिस के लिए। जैसे अब ऑफिस के अंदर सब लोग जॉब करते हैं तो उनकी सैलरीज भी जाती हैं, तो उसके लिए पेरोल सिस्टम बना दिया, बिलिंग सिस्टम बना दिया। जैसे प्राइवेट कंपनी में या हम और आप कहीं भी मार्केट जाते हैं तो आपने देखा होगा ना, वो कंप्यूटर से बिल निकाल के देते हैं। तो कोई ज़ेरो में काम करता है, कोई टैली पे काम करता है। तो ये जितने भी ये सॉफ्टवेयर्स हैं ये बेसिकली स्पेसिफिक पर्पस के लिए हैं कि उनसे मेरा कंपनी का, मेरे स्कूल का, मेरे कॉलेज का ये पर्पस सॉल्व होता है मेरा, तो वो सिर्फ उन्हीं के लिए काम आते हैं, तो उन्हें बोला जाता है स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है,
तो अब हमारे आज 2 टॉपिक कवर हो गए इस वीडियो में। एक हमारा हो गया बाइनरी अर्थमेटिक और दूसरा हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ओपन सोर्स इनिशिएटिव। ओपन सोर्स इनिशिएटिव बेसिकली ये वो सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात हो रही है जो ओपन सोर्स हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ये वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट बेसिकली ये भी अवेलेबल है मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ना चार्जेस रहते हैं अगर आपको इनके सारे फंक्शन यूज़ करने हैं तो। जैसे इनके बहुत सारे पावर प्रेजेंटेशन होते हैं, प्रेजेंटेशन में हम ये नहीं कर पा रहे, हम ऐसा नहीं कर पा रहे, या हमें एक एडवांस लेवल पे जाना है, या एक्सेल में हमें एडवांस लेवल पे जाना है, तो हमें वो फीचर जो है उसके परचेज़ करने पड़ेंगे, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट से हमें परचेज़ करने पड़ेंगे। इसी तरह से एक होते हैं ओपन सोर्स इनिशिएटिव। ओपन सोर्स इनिशिएटिव का मतलब है कि जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर या ये एप्लीकेशंस बनाई हैं उन्होंने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है, क्योंकि ये एक, अब आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, देखो अभी शायद ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी ओपन सोर्स बेसिकली क्या रहेगा, लेकिन मैं एक हल्का सा आपको एक ब्रीफ दे रहा हूँ, बाकी वो थोड़ा सा ये जो लैंग्वेज वगैरह का लेवल जब क्लियर होगा आपको तो पता लगेगा। जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे सपोज़ करो मैंने C++ में कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैंने ये दिखाना है कि 2 की टेबल कैसे बन रही है, ऑटो जनरेट हो जाता है, मैं एक एंटर मारता हूँ वहाँ पे 2 की टेबल अपने आप आ जाए, तो वो एक प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ सपोज़ करिए। अब वो कहीं ना कहीं तो डाटा स्टोर करवा रहा है, ठीक है, चलो ये सी के अंदर चलो वो उन्होंने टेम्प्रेरी लेवल पे डाटा स्टोर करा लिया। जब हम कहीं बड़े प्रोजेक्ट डील करते हैं और कहीं हमें बड़े आउटपुट देने होते हैं तो हमें डाटा स्टोर कराना पड़ता है। तो डाटा कहाँ स्टोर होता है? MySQL पे, पाइथन पे। ये बेसिकली क्या है, ये ओपन सोर्स हैं, इनके कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री टू इंस्टॉल है। ये मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि भैया आपको 2,000 रुपये देने पड़ेंगे या 5,000 रुपये देने पड़ेंगे आपको तभी ये फैसिलिटी मिलेगी या तभी ये एप्लीकेशन मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको हम बोलते हैं ओपन सोर्स इनिशिएटिव। और ये जो भी डेवलपर्स हैं, जो भी इस तरह की जो हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अब जैसे देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे ये तो चलो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात होगी, जैसे ये मोज़िला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम, ये क्या है? ये तो हर घर में, हर स्कूल में, हर कंपनी में ये तो चीज़ें यूज़ होती हैं। ये ब्राउज़र है बेसिकली, इन बिना इनके आप कुछ भी आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर आपको गूगल पे भी कोई चीज़ सर्च करनी है तो या तो आप गूगल क्रोम ओपन करोगे या ये अपना मोज़िला फायरफॉक्स ओपन करोगे, तो इनके बगैर तो कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ें भी अगर कंपनी चाहे तो इनके भी पैसे ले सकती है, लेकिन नहीं, उन्होंने ये ओपन सोर्स छोड़ी हुई है। ओपन सोर्स मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो जो बेस्ट एग्जांपल हैं वो हैं आपके ब्राउज़र्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो ये आपका जो तीसरा टॉपिक था ओपन सोर्स इनिशिएटिव, ये भी हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अब हमारा ये फिनिश हो गया चैप्टर। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अगले वीडियो में बढ़ेंगे, और जिसमें कि हम कुछ MS एक्सेल के फार्मूलेज फंक्शन वो हम देखेंगे बिगिनर लेवल पे, और बाकी अगर आपको कुछ कमेंट आएंगे तो उसके बेसिस पे भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि MS एक्सेल एक ऐसा टॉपिक है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। ये एक बहुत वाइड टॉपिक है, और जिसने MS एक्सेल सीख लिया या जिसने इस पर कमांड हासिल कर ली 40% 50% भी, आप यकीन मानिए उसकी जॉब 50,000 60,000 की बहुत आराम से लग सकती है, क्योंकि ये बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल जो है ये एप्लीकेशन, कि इसमें इतने काम होते हैं कि जैसे जैसे हमारे ऑफिस को या हमारे कॉलेज को या हमारे स्कूल को जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है हम उस हिसाब से काम करते हैं, लेकिन ये इसका जो मतलब बहुत वाइड लेवल पे है बेसिकली। तो अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे तो उसमें फार्मूला एंड फंक्शन इन MS एक्सेल, ठीक है। तो चलिए हम ये वाला वीडियो अपना एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।